Hello students, so today is the day 30th of our answer writing challenge. So I give two questions today. One was related to the emotional intelligence and the emotion, that is the anger and the intolerance. That is a 10 marker question. And the second question is related to the impartiality and the non-partisanship. It was a quite easy question. It is just asking that how impartiality and the non-partisanship is important for the civil servant to perform. इसकी significance क्या है? Discuss with the illustration. यानी आपको if specifically it is written that the above statement is to be discussed with the illustration, then in with the, like after 3 or 4 lines and each pointer you should give the examples to give weightage to your answer, because it will seem that you have written contextually, और examples अगर इन्होंने सीधा लिख दिया है कि आपको लिखने हैं तो अच्छे खासे एग्जाम्पल देने हैं, आपको हर एक पॉइंटर के अंदर एग्जाम्पल देना है। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एंगर एंड इंटॉलरेंस आर द एनिमीज ऑफ द करेक्ट अंडरस्टैंडिंग। इट इज़ अ वेरी सिंपल कोट। सीधा आपको समझ आ रहा है कि एंगर और इंटॉलरेंस जो होती हैं वो हमारी करेक्ट अंडरस्टैंडिंग की एनिमीज है, मतलब करेक्ट अंडरस्टैंडिंग को रोकती है। महात्मा गांधी डिस्कस विद द इलस्ट्रेशन, यानी इलस्ट्रेशन मतलब एग्जाम्पल्स, कि आपको ये कोट डिस्कस करना है, ये कोट समझाना है कि किस तरह से एंगर और इंटॉलरेंस से आपकी करेक्ट अंडरस्टैंडिंग हैम्पर होती है, बट उसके साथ साथ आपको एग्जाम्पल्स भी देने हैं और अच्छे नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स देने हैं। नाउ अब हम इसको शुरू करते हैं। हम किस तरह से शुरू करेंगे? सबसे पहले तो हम इसमें कोशिश करेंगे कि वी डिफाइन की करेक्ट अंडरस्टैंडिंग होती क्या है, फिर हम ये बताएंगे कि एंगर और इंटॉलरेंस जो है उस करेक्ट अंडरस्टैंडिंग को कैसे डिस्टॉर्ट करते हैं। तो उन दोनों का रिलेशन हम इंट्रोडक्शन के अंदर लिंक करेंगे और उसको महात्मा गांधी जी के कोट की रेलिवेंसी से जोड़ देंगे, तो ये हमारी इंट्रोडक्शन हो जाएगी। फिर हम इसमें यह दिखाएंगे कि जो एंगर है वो क्या होता है और एंगर किस तरह से आपकी रैशनैलिटी को खत्म करता है और आपको रॉन्ग डिसीजन लेने पे मजबूर करता है। यू टेक द रॉन्ग डिसीजन इफ यू आर एंग्री, और अगर आप रॉन्ग डिसीजन लेंगे तो उसके आप एग्जाम्पल्स देंगे कि रॉन्ग डिसीजन लेने से एंगर किस तरह से अंडरस्टैंडिंग को, करेक्ट अंडरस्टैंडिंग को हैम्पर कर रहा है। यू आर टेकिंग द रॉन्ग डिसीजंस, और उसके नेगेटिव्स क्या हैं और आप उसके साथ एग्जांपल्स देंगे। फिर सेकंड पेज पे आप लिखेंगे व्हाट इज इंटॉलरेंस, और इंटॉलरेंस किस तरह से करेक्ट अंडरस्टैंडिंग को हैम्पर करता है, कि आप फेयर और ऑब्जेक्टिव आउटलुक ऑफ सिचुएशन को रोकता है, क्योंकि हम दूसरे के व्यूज को नहीं देख पाते। उसके बाद हम एग्जांपल देकर इसको सब्सटेंशिएट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर स्पेसिफिकली लिखा गया है कि एग्जांपल देने हैं, और वी विल कंक्लूड, और कंक्लूजन के अंदर हम ये बात लिखेंगे कि एंगर और इंटॉलरेंस को किस तरह से मैनेज किया जाए अपनी लाइफ में थ्रू इमोशनल इंटेलिजेंस। तो लेट अस सी कि हाउ आई हैव रिटन द होल कंटेंट इन अ वेरी गुड फ्लो। तो अब इंट्रोडक्शन हम करेंगे कि करेक्ट अंडरस्टैंडिंग मींस राइट इंटरप्रिटेशन ऑफ ओन एंड अदर इमोशन, थॉट्स एंड व्यूज। की जो करेक्ट अंडरस्टैंडिंग होती है वो बहुत सही इंटरप्रिटेशन होती है अपने दूसरों के इमोशंस की, थॉट्स की और व्यूज की। ठीक है, फिर आगे लिखा गया है कि टू हैव करेक्ट अंडरस्टैंडिंग वन नीड क्लियर माइंड, कि अगर आपको करेक्ट अंडरस्टैंडिंग चाहिए आपको करेक्ट माइंड की जरूरत है। बट एंगर एंड द इंटॉलरेंस नैरोज डाउन द लेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग। बट इफ यू हैव एंगर एंड इंटॉलरेंस प्रॉब्लम, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग की जो लेंस है ना वो बहुत छोटा हो जाएगा, इट विल नैरो डाउन। सो द कोट ऑफ गांधी जी इज क्वाइट रेलिवेंट। तो गांधी जी का कोट क्वाइट रेलिवेंट है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत कम हो जाएगी और आप करेक्ट अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे चीजों को। तो इंट्रोडक्शन को मैंने इस तरह से लिंक किया। देन वी कम टू द सेकंड पैराग्राफ। ठीक है, सो सेकंड पैराग्राफ आई सेड व्हाट इज एंगर। एंगर इज अ नेगेटिव इमोशन दैट ड्राइव इंटेलेक्चुअल टू एक्ट डिस्ट्रक्टिवली। कि जो एंगर होता है वो नेगेटिव इमोशन होता है जिसकी वजह से जो आपका इंटेलेक्ट है ना वो आपको डिस्ट्रक्टिवली काम करने के लिए प्रमोट करेगा। बाय एक्चुएटिंग, हाउ इट विल प्रमोट, अब आप इसको लिंक करेंगे। बाय एक्चुएटिंग द इमोशनल कोशेंट ऑफ द एटीट्यूड, कि अगर आप एंग्री हैं तो आपका इमोशनल अपील होगा, तो इमोशनल कोशेंट के ऊपर बेस्ड आप डिसीजन लेंगे। दिस विल कॉम्प्रोमाइज द कॉग्निटिव एस्पेक्ट। सो कॉग्निटिव जो रैशनल एस्पेक्ट है आपके एटीट्यूड का वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, and leading to the decision based on prejudices. So your decision will be based on the prejudices. So the correct understanding of that particular situation is being distorted because you are taking your decision in the emotional upwheel rather than by the cognitive ability of your attitude that is influencing your behavior and ultimately turning to your action. So अब हम लिखेंगे कि it hampers the correct understanding. Anger correct understanding hamper करता है। कैसे hamper करता है? उसके examples के साथ। फर्स्ट इट एनकरेज द पर्सन टू टेक द शॉर्ट टर्म अप्रोच, कि अगर आप एंग्री है ना तो आप शॉर्ट टर्म अप्रोच लेंगे। फॉर एग्जांपल पुलिस पर्सोनल बीट द लॉ ब्रेकिंग सिटीजन्स, वो लॉ ब्रेकिंग सिटीजन्स को बीट करते हैं पुलिस पर्सोनल, बट उससे कुछ होने वाला नहीं है, दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज देयर अप्रोच इन फ्यूचर। ठीक है, सेकंड इज इट किल द रैशनैलिटी, सो एक्शन लैक द विजडम एंड कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। इफ यू आर एंग्री एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट दैट विल किल योर रैशनैलिटी एंड दैट विल बेसिकली लैक ऑफ द विजडम एंड द कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस विल बी क्लियरली विजिबल इन योर अप्रोच। फॉर एग्जाम्पल रोड रेज डिलेज द पीपल टू देयर डेस्टिनेशन, ये इसका एग्जाम्पल है कि अगर आप एंग्री है, रैशनैलिटी आपने खो दी और आप रोड रेज में फंसे गए, डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचे। देन वी कम टू द थर्ड पॉइंटर। थर्ड इज दैट इफ यू विल गो फॉर एन
ईगो बूस्टिंग एक्सरसाइज दैट इज बेस्ड ऑन द एंगर। आप अपने ईगो को बूस्ट करने के लिए एंगर के ऊपर आके कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करेंगे दैट में थ्रेटन्स द अदर पर्सन लाइफ, कि दैट विल बेसिकली थ्रेटन द अदर पर्सन लाइफ। फॉर एग्जांपल मॉब लिंचिंग, इसका एग्जांपल हो जाएगा मॉब लिंचिंग। ठीक है, देन यू विल कम टू द अदर एस्पेक्ट ऑफ द क्वेश्चन। यू हैव गिवन द सफिशिएंट कंटेंट एंड द कंटेक्स्ट ऑफ द एंगर। नाउ यू कम टू द इंटॉलरेंस। सो यू विल राइट व्हाट इज इंटॉलरेंस। व्हाइल द इंटॉलरेंस इज द लैक ऑफ द रिस्पेक्ट टू द अदर ओपिनियन एंड द कॉन्ट्ररी दैट इज कॉन्ट्ररी टू द वंस ओन ओपिनियंस। कि इफ कि जो दूसरे के ओपिनियंस है, अगर आप उनके ओपिनियन से कंप्लाई नहीं करते तो ये इंटॉलरेंस होता है और आपको सुनना भी नहीं चाहते। दस इट हिंडर्स द फेयर एंड ऑब्जेक्टिव आउटलुक ऑफ द सिचुएशन। इफ यू आर इंटॉलरेंट तो उससे क्या होगा कि इट विल हिंडर द फेयर एंड ऑब्जेक्टिव आउटलुक ऑफ सिचुएशन। आप सिचुएशन को सही से ऑब्जेक्टिव वे में नहीं देख पाएंगे बाय रिस्ट्रिक्टिंग अस टू सी द सिचुएशन फ्रॉम द डिफरेंट पर्सपेक्टिव। तो क्या होगा कि इफ यू आर इंटॉलरेंट सो यू विल नॉट बी एबल टू गेट अ गुड आउटलुक ऑफ द सिचुएशन दैट विल बी फेयर एंड ऑब्जेक्टिव। हाउ इट विल बी हिंडर्ड बिकॉज इट विल रिस्ट्रिक्ट यू टू सी दैट पर्टिकुलर सिचुएशन फ्रॉम द डिफरेंट पर्सपेक्टिव। आप अपने ही पर्सपेक्टिव से चीज सोचेंगे। तो आपने लिंक कर दिया कि इंटॉलरेंस किस तरह से करेक्ट अंडरस्टैंडिंग को हैम्पर कर रही है बाय थ्योरी। नाउ यू विल गिव द एग्जांपल्स कि एज अ पर्सन इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड अदर व्यू दैट विल लेड टू द नैरो इंटरप्रिटेशन। इफ अ पर्सन इज नॉट अंडरस्टैंडिंग द अदर व्यू, आप अपने दोस्तों की बात नहीं सुन रहे हैं तो आप चीज़ों को उस तरीके से देखेंगे जैसे आप देखना चाहते हो और वो बहुत नैरो इंटरप्रिटेशन ऑफ सिचुएशन होगी। फॉर एग्जाम्पल डाइटरी हैबिट्स ऑफ द कम्युनिटी, कि इफ फॉर एग्जाम्पल इफ ए मुस्लिम कम्युनिटी दे आर ईटिंग बीफ, सो इफ यू आर लुकिंग इट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द हिंदू कम्युनिटी, it is cow is a sacred but it is a cultural practice of the other community. So like if you are intolerant so you will take it only from the one perspective. Second is like intolerant people become the rigid, so do not accept the changing reality with the time. If you are intolerant then you will become the rigid in your perspective and you do not accept the changing reality with the time. तो एक नेगेटिव इसका हो जाएगा, इस तरह से आपकी करेक्ट अंडरस्टैंडिंग डिस्टॉर्ट होगी। नाउ विल कम टू द कंक्लूजन। तो कंक्लूजन इसके ऊपर बेस्ड होगा कि हाउ इन योर पर्सनल लाइफ और द प्रोफेशनल लाइफ यू कैन टेक अवे द एंगर और द टॉलरेंस फ्रॉम योर पर्सनैलिटी। सो आई कंक्लूडेड इट इन दैट पर्टिकुलर वे दैट a civil servant must profess and practice the emotional intelligence to control and regulate the anger for better outcome। कि एंगर हमेशा गलत नहीं होता, अगर आपको सही तरह से रेगुलेट और कंट्रोल करे तो उसकी आउटकम अच्छी भी हो सकती है ना राइट वे। फॉर एग्जांपल boss show the anger on the team to meet the target। if a particular officer boss is showing the anger to the team to meet the target, that is a positive, that will lead to the positive outcomes to meeting the target within a time। and we should and he and the tall and वन सिविल सर्वेंट शुड बी टॉलरेंट टू टेक ऑब्जेक्टिव डिसीजंस। तो ये हमारी कंक्लूजन हो गया। तो इस तरह से हमने पहला क्वेश्चन कॉम्प्रीहेंड किया। नाउ वी कम टू द सेकंड क्वेश्चन। इट इज क्वाइट डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम द इम्पार्शियलिटी एंड द नॉन पार्टीशनशिप। सो क्वेश्चन इज शुड बीइंग द इम्पार्शियल एंड द नॉन पार्टीशनशिप टू बी कंसिडर्ड एन इंडिस्पेंसिबल क्वालिटी टू मेक द सक्सेसफुल सिविल सर्वेंट। तो ये कह रहा है कि क्या इम्पार्शियलिटी और नॉन पार्टीशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट इंडिस्पेंसिबल क्वालिटीज हैं सक्सेसफुल सिविल सर्वेंट बनने के लिए। और डिस्कस विद इलस्ट्रेशन एग्जांपल्स के साथ बताओ। तो आप ये लिखेंगे कि भाई इम्पार्शियलिटी इंट्रो में व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इम्पार्शियलिटी और नॉन पार्टीशनशिप की डेफिनेशन क्या होती है, ये आपकी इंट्रो हो जाएगी। फिर आप दिखाएंगे कि इम्पार्शियलिटी किस तरह से इंपॉर्टेंट क्वालिटी है सिविल सर्वेंट्स के लिए। ठीक है, इसका आप हेडिंग बनाएंगे और हेडिंग जनरली यू विल मेक इट लाइक व्हाट इज द लैंग्वेज यूज्ड इन क्वेश्चन, उसी को क्वेश्चन फॉर्मेट के अंदर आप डाल देंगे। देन आप इसके पॉइंटर्स दिखाएंगे कि किस तरह से इम्पार्शियलिटी हेल्पफुल है सिविल सर्वेंट्स के लिए विद एग्जांपल्स। देन यू विल राइट हाउ नॉन पार्टीशनशिप एक इंडिस्पेंसिबल क्वालिटी है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स है, क्या क्या लाइक पॉजिटिव्स हैं सिविल सर्वेंट्स के काम करने में। फिर आप इश्यूज दिखाएंगे कि इफ़ यू आर नॉन पार्टीसन एज वेल एज यू इम्पार्शियल, आप दोनों हैं फिर भी क्या क्या इश्यूज हो जाते हैं आपके काम करने के अंदर, कंक्लूड कर देंगे। तो हम देखते हैं कि हमने इस आंसर को किस तरह से लिखा है। तो वी कम टू द इंट्रोडक्शन। वी सेड कि इम्पार्शियलिटी इज द प्रिंसिपल ऑफ द जस्टिस होल्डिंग दैट डिसीजन मेकिंग शुड बी बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया रेदर ऑन द बेसिस ऑफ द बायस एंड प्रेजुडिसेस। कि जो डिसीजन मेकिंग है ना वो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया पे होनी चाहिए, वो बायस और प्रेजुडिसेस पे नहीं होनी चाहिए। ये इम्पार्शियलिटी होती है। वाइल नॉन पार्टीसनशिप रेफर टू परफॉर्मिंग टास्क विदाउट फियर फेवर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। कि जो नॉन पार्टीसनशिप होता है वो टास्क को परफॉर्म करना होता है बिना किसी फियर फेवर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज के। तो ये नॉन पार्टीसनशिप होता है। आपने दोनों की डेफिनेशन लिख दी विद इन 4 to 5 लाइन्स। ठीक है, ऐसा नहीं करना है, इसको बहुत लंबा खींच देना है। सो नाउ इट स्टार्ट द मेन बॉडी कि इम्पार्शियलिटी एज ए इंडिस्पेंसिबल क्वालिटी हाउ फॉर द सिविल सर्वेंट्स। तो पहला पॉइंटर आ जाएगा कि इफ यू आर इम्पार्शियल दैट विल प्रोवाइड द प्रोफेशनलिज्म एंड द परमानेंस टू यू। फॉर एग्जाम्पल रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑफ द यूपीएससी की यूपीएससी इंपार्शियल है, इस वजह से वो प्रोफेशनलिज्म और टाइमली रिक्रूटमेंट प्रोसेस कैरी ऑन करती है। सेकंड, इट विल मेंटेन द ट्रस्ट एज करंट एस्पिरेशन फेथफुली
सर्व बाय द गवर्नमेंट। ये पब्लिक के ट्रस्ट को मेंटेन करती है क्योंकि जो उससे एस्पिरेशंस होती हैं वो फेथफुली गवर्नमेंट डिस्चार्ज करती है इफ इट इज इम्पार्शियल। फॉर एग्जाम्पल एंड इम्पार्शियल एसडीएम कमांड्स रिस्पेक्ट ऑफ द पीपल। आपने एग्जाम्पल देके साथ साथ सब्सटेंशिएट कर रहे हो आप, इलस्ट्रेशन डिस्कस विद द इलस्ट्रेशन, इस वजह से मैं एग्जाम्पल डाल रहा हूँ साथ साथ। देन हाई मोरल ऑफ द ऑफिसर्स एज दे बिलीव दैट दे विल बी रिवार्डेड बाय मेरिट नॉट बाय द एफिलिएशन। कि अगर आप इम्पार्शियल है ना तो आपके ऑफिसर्स का मोरल ऊपर रहेगा, जो आपके सबऑर्डिनेट्स है कि दे विल बी रिवॉर्डेड, उनको जो रिवॉर्ड मिलेगा वो मेरिट के बेस पे मिलेगा, पार्टी एफिलिएशन के बेस के ऊपर नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल यू सगायम एज तमिलनाडु काडर आईएएस ऑफिसर। देन फोर्थ इज इट इंश्योर्स द सिविल सर्वेंट ट्रीट ऑल पीपल इक्वली। अगर आप इम्पार्शियल हैं तो ये इंश्योर करता है कि सिविल सर्वेंट सभी पीपल को इक्वली ट्रीट करे। फॉर एग्जाम्पल इम्पार्शियलिटी ऑफ द फाइनेंस कमीशन चेयरमैन ऑफ द 15th फाइनेंस कमीशन, स्टेट को उन्होंने ज्यादा डेवल्यूशन ऑफ फंड किया। नाउ हैंडलिंग द इमरजेंट सिचुएशन, इफ यू आर इम्पार्शियल यू विल बी एबल टू हैंडल द इमरजेंट सिचुएशन टू द बेटर आउटकम। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ द राइट, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट एक्सेट्रा। तो हमने एक पेज के ऊपर यहाँ से यहाँ हमने इम्पार्शियलिटी की इंपॉर्टेंस लिख दी। ऐसा नहीं करना इम्पार्शियलिटी यहाँ तक पहुंचा देनी है और नॉन पार्टीशनशिप यहाँ से शुरू करनी है कि आप स्ट्रक्चर को ही खत्म कर दो। स्ट्रक्चर का मतलब होता है देयर आर टू पार्ट्स वी शुड गिव द इक्वल वेटेज टू द बोथ द पार्ट्स, लाइक इन टर्म्स ऑफ द पॉइंटर, इन टर्म्स ऑफ द पेज। तो नॉन पार्टीशनशिप एज इंडिस्पेंसिबल क्वालिटी क्या होती है, किस तरह से होती है? तो इट हेल्प्स नॉन, इफ यू आर नॉन पार्टीसन इट विल हेल्प टू अवॉइड द सेल्फ इंटरेस्ट बेस्ड ऑन द पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। आप सेल्फ इंटरेस्ट में बिलीव नहीं करेंगे जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के ऊपर बेस्ड होगा। फॉर एग्जाम्पल जजमेंट ऑफ द मजिस्ट्रेट विल नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट। इफ यू आर मजिस्ट्रेट ऑफ अ पर्टिकुलर कोर्ट एंड देयर इज सम डिसीजंस जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस हो सकता है, आप उससे इन्फ्लुएंस ना हो पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स के चक्कर में। Then second, it will imbibe the courage to provide the recommendation for policy making without ill will. If you are non-partisan तो आपके अंदर इतना करेज होगा कि आप रिकमेंडेशन दे सको गवर्नमेंट को पॉलिसी मेकिंग के लिए बिना किसी इल विल के। ठीक है, तो ये दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि सिविल सर्वेंट के लिए, इस वजह से नॉन पार्टीशनशिप इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल विनोद राय एंड टीना सेशन। थर्ड इज इट विल इंश्योर द ट्रस्टवर्दी एड एंड एडवाइस टू द मिनिस्टर्स। इफ यू आर नॉन पार्टीशन यू विल प्रोवाइड द ट्रस्टवर्दी एंड द गुड एंड द रैशनल एडवाइस टू द मिनिस्टर्स। तीसरा इंपॉर्टेंट ये है, इस वजह से इंडिस्पेंसिबल क्वालिटी ऑफ सिविल सर्वेंट्स है। नाउ वी कम टू द फोर्थ, दैट इट हेल्प इन द इफेक्टिव पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन। कि जो नॉन पार्टीशनशिप है वो इफेक्टिव पॉलिसी फॉर्मुलेशन और इंप्लीमेंटेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल मेरिटोक्रेसी मेंटेन्ड इन ई टेंडरिंग। ठीक है, then fifth is strengthen the democratic procedure and the institution along with maintaining the integrity of services. If you are non-partisan you will always try to find out the ways कि किस तरह से democratic procedure institution को strengthen किया जाए। For example DM non partisanship during the election process, कि अगर DM non partisan role play कर रहा है election process में तो obviously हमारे democratic institution strengthen होते हैं। तो इस वजह से non partisanship एक indispensable quality of civil servants है। Now we come to the issues कि इससे related issues क्या क्या हो सकते हैं। issues होते हैं basically अगर आप नॉन पार्टीसन भी हैं और आप न्यूट्रल इम्पार्शियल भी हैं तो फिर भी कुछ इश्यूज हो सकते हैं। सबसे पहले तो इट विल ब्रिंग ए स्टेटस को अप्रोच इन द सिविल सर्वेंट्स एज दे विल लैक द रिफॉर्मेटरी अप्रोच। कि अगर आप न्यूट्रल और इम्पार्शियल है तो कभी आप रूल से आगे नहीं देख पाएंगे, आप इनोवेटिव नहीं हो पाएंगे, तो एक स्टेटस को अप्रोच हो जाएगी आपकी। सेकंड, इट में ब्रिंग एब्सोल्यूटिज्म एज द डिसीजन मे नॉट बी कॉन्सोनेंट विद द पॉलिटिकल मास्टर्स। कि अगर आप न्यूट्रल और नॉन पार्टीसन है तो कई बार आपका पॉलिटिकल मास्टर्स के साथ डिसीजन कॉन्सोनेंट नहीं होगा, तो ये एब्सोल्यूटिज्म ले आएगा आपके बिहेवियर के अंदर, आप अपने आप को सबसे बड़ा समझने लग जाएंगे। देन सिविल सर्वेंट में एक्ट प्रोग्राम न्यूट्रल इंस्टेड ऑफ द पॉलिटिकल न्यूट्रल। जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं ना वो पॉलिटिकल न्यूट्रल की जगह प्रोग्राम न्यूट्रल बिहेव करने लग जाएंगे। तो ये 3 इश्यूज आ जाएंगे बेसिकली। हालांकि यहाँ तक क्वेश्चन था बट मैंने 2 इश्यूज भी दिखा दिया, आप 2 इश्यूज भी लिख दो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। कि बट देन विल कंक्लूड इन 2 to 3 लाइंस कि बट बोथ आर द एसेंशियल नॉरल वैल्यूज। कि जो इम्पार्शियलिटी और नॉन पार्टीशनशिप है वो एसेंशियल नॉरल वैल्यूज है एंड दे मस्ट बी प्रोफेस्ड फॉर द इफेक्टिव एंड द एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन। कि उनको इफेक्टिव और एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए प्रैक्टिस करना चाहिए। तो आई होप ये दोनों क्वेश्चन ये वीडियो देख के आपको क्लियर होगा कि किस तरह से लिखनी है। इफ देर इज अ डिफाइन विद इलिस्ट्रेशन है तो यू हैव टू पुट नंबर ऑफ द एग्जाम्पल, हाउ दिस रियल लाइफ एग्जाम्पल ऑफ द ग्रेट पर्सनैलिटी कैन बी यूज्ड while writing the pointers and that will substantiate and give high weightage to the your content.